अगला हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अगेन जो पॉस्टुलेट हमने पढ़े थे उसी की हेल्प लेंगे। एंड उसमें जो सेकंड पॉस्टुलेट था, याद होगा, सेकंड पॉस्टुलेट में हमने क्या किया था, v इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया था। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास दो पॉस्टुलेट थे ना, पॉस्टुलेट 1 एंड पॉस्टुलेट 2। तो पॉस्टुलेट 1 की जो इक्वेशन है mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ze स्क्वायर बाई आर, ये तो ऐसी रहेगी। ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, जिसमें v इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 पाई mr हम लोगों ने लिया था, इस बार हम लोग r इक्वल्स टू लेंगे, राइट। पहले हमने v को सेपरेट किया था ना, एंड v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। इस बार हम सेम एक्सप्रेशन में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। मतलब ये जो r है, r को लेफ्ट में लेके जाएंगे एंड v को राइट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेके चलते हैं। तो पहला जो पॉस्टुलेट है mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ze स्क्वायर बाई आर, ये तो ऐसा ही हो जाएगा। तो देखिए जरा, ये जो है पहला पॉस्टुलेट क्या था यहाँ पर, mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये अपना पहला पॉस्टुलेट था। एंड जो दूसरा पॉस्टुलेट था उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जरा, ये जो दूसरा पॉस्टुलेट था जिसमें v इक्वल टू nh बाई 2 पाई mr था, इस बार हम लोग r लिखेंगे, r के टर्म्स में लिखेंगे। तो r इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई mv हो जाएगा, ठीक है। किया कुछ नहीं हम लोगों ने, जस्ट क्या किया कि पहले v इक्वल टू था, अब r इक्वल टू कर दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए जरा देखते हैं क्या बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन 1। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। तो ये बना लेफ्ट साइड में m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन z इंटू ई स्क्वायर। आर की जगह पर क्या आ जाएगा, nh। एंड ये जो डिवाइडेड बाय है ना 2 पाई mv, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई mv। अब जो कर सकता है उसे हम लोग काटेंगे। ये देखिए, ये m से ये m कैंसिल, v से ये v स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, राइट। और कुछ कर सकता है यहाँ पर, नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू z ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन nh। अब मैं वही करूंगा कि जो कांस्टेंट वाले हैं उनको एक साथ रखूंगा और जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ। तो ये बन जाएगा v इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू z डिवाइडेड बाय n, राइट। और इसी चीज में आप एक चीज देखो कि v इक्वल टू ये जो e है, क्या हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर डाल सकते हैं, यस। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 तो 2 ही है, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, और h यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे डाल के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बिकम 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड, z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। और मैं इसको यहां पर vn कर देता हूं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो याद रखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit. This expression is for velocity of electron in the nth orbit, right? अच्छा, एक चीज देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, vn इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है भाई, बहुत ज्यादा स्पीड है। कितनी, 2.2। अच्छा, साइड में मैं यहां पर लिखता हूं 2.2 का मतलब ये हो गया कि 2 हो गया, पीछे 5 0, 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2200 किलोमीटर पर सेकेंड, 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट आप देखो तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर्स में अगर आप देखो तो ये बनती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 2200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर आप रेशियो देखो 3 लाख को 2200 से डिवाइड करो तो ये लगभग 137 टाइम्स आएगा, ठीक है, लगभग 137 टाइम्स आएगा। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो मूव करने की रफ्तार है, ये जो इलेक्ट्रॉन की मूव करने की रफ्तार है, ये लाइट के मुकाबले 137 टाइम्स कम है। मतलब मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको ऐसे भी ले सकता हूं, आई कैन राइट एक्सप्रेशन लाइक दिस, Vn इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 137, c का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, इनटू z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज ऑल्सो, है ना, लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पर c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 137। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार से 137 टाइम्स कम है। ओके, हाँ, हालांकि आप किस एटम की बात कर रहे हो, मतलब आप जिस एटम की बात कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो जब आप यहाँ पर z की जगह पर डालेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वहां पर जब वैल्यू डालेंगे तो बदल जाएगी, ठीक है। तो ये जो आगे का कांस्टेंट पार्ट है ना, इसको मैं c डिवाइडेड बाय 137 लिख रहा हूं। बाकी आप जिस ऑर्बिट की बात करेंगे उसके हिसाब से वेलोसिटी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, आप जिस एटम की बात करेंगे उसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, राइट। अब चलो इसके लिए देखते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, लेट्स इन एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के एटम में अगर फर्स्ट ऑर्बिट कंसिडर करें, लेट्स से कि वी आर टेकिंग द फर्स्ट ऑर्बिट, चलिए फर्स्ट ऑर्बिट लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में V1 लिखेंगे हम लोग। V1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, तो ये बन जाएगी 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। हाइड्रोजन का z कितना होता है, 1। z का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 1 हो गया, डिवाइडेड बाय n मतलब कौन 1। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है ये बनती है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, राइट। सेकेंड, अगर सेकेंड ऑर्बिट को देखें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी बनेगी v2 इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6। z की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, z की वैल्यू 1, पर ऑर्बिट कितना 2। तो सॉल्व करने के बाद ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें, थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में ये जो वेलोसिटी है v3 इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/3 हो जाएगी। तो इसको 2.2 को 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू लगभग 0.71 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड आएगी। आप यहाँ पर नोटिस करो, जैसे जैसे करके आप बाहर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे करके जो इलेक्ट्रॉनों की घूमने की रफ्तार है वो धीरे धीरे होती जा रही है ना। ये देखिए, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिट में है वो बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ठीक है। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है उसको हमने v1 का नाम दिया, जो सेकंड ऑर्बिट में वो v2, वो फिर तीसरा v3, ये चौथा v4। तो आप नोटिस करेंगे कि v1 जो है वो ज्यादा है v2 से, v2 ज्यादा है v3 से, v3 ज्यादा है v4 से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, जब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है तब तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। और जब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो ऐसे में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये समझ में आया, क्योंकि यही तो पहला पोस्टुलेट था कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक इलेक्ट्रॉन जो करीब में है उसके पास ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो दिस विल जनरेट मोर वेलोसिटी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे जैसे करके इलेक्ट्रॉन दूर 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 जाएगा वैसे वैसे करके वेलोसिटी जो है वो कम 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 होती जाएगी, है ना। अब एक और चीज यहाँ पर नोटिस करो कि जो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n। n बढ़ेगा तो वेलोसिटी यहां पर कम 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 होती चली जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये जो लिखा है ना इसको आपको याद रखना है, क्या कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z डिवाइडेड बाय n मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। कई बार बच्चे लोग एक सवाल पूछते हैं कि सर ये जो आपने जितनी भी डेरिवेशन कराई है क्या ये हमको याद रखनी है।
देखो अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, बट कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन क्या है, राइट? ये तो एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। बाकी अगर आप नोटिस करो, ये दिखने में बड़े लग रहे हैं पर एक्चुअली कुछ नहीं है। किया क्या आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट किया, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π, इसको इक्वेट किया। पहली बार यहां से आपने वेलोसिटी को अलग किया, इसमें डाला पहली वाली इक्वेशन में, तो रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। दूसरी बार इसमें आपने रेडियस को अलग किया, पहले वाले में डाला तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। वही है, बस ज्यादा कुछ पंगा नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक होता है मास और एक होता है वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। चलो वी विल डू दिस फॉर द, ये शायद लिख लिया होगा आप लोगों ने ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। तो देखो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², हाफ mv²। अब क्योंकि आप nth ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो मैं यहां पर छोटू सा n लगा देता हूं। हाफ में तो कोई, अगर देखो लेफ्ट साइड में मैंने n लगाया तो राइट साइड में भी तो मुझे n लगाना पड़ेगा। तो हाफ में तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि यार ये तो कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, बट मैं v में लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब आप nth ऑर्बिट में जाओगे तो वेलोसिटी भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी अलग, सेकंड ऑर्बिट की वेलोसिटी अलग, थर्ड ऑर्बिट की अलग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ m वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। बस अब एक काम करेंगे यहां पर हम लोग कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू हाफ, हाफ हो गया, mm हो गया। अच्छा जी, वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन निकाला था जरा याद करो? व्हाट वाज द वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी? अभी अभी निकाला था। द वेलोसिटी वाज vn, कितना था? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, है ना? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 z डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकंड, ये एक्सप्रेशन था। एक काम करते हैं, मास को भी चलो यहीं डायरेक्टली इनपुट कर देते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू वेलोसिटी vn, vn की जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z डिवाइडेड बाई n, और ये भी इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। ये भी इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि vn स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। सो दिस विल बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट विल बी, अब एक काम करो भाई, जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 2.2 का स्क्वायर डालिए, है ना? तो 2.2 का स्क्वायर वॉट एवर जो भी आता है, चलो एक काम करो 2.2 इंटू 2.2 लिख दो, इंटू 10 टू द पावर 6 का क्या होगा? 10 टू द पावर 12 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यही बनेगा। अब जो कट सकता है आप उसे कट करो, जैसे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 1.1, है ना? 10 टू द पावर -31 से ये 10 टू द पावर 12 कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो जो वैल्यू इसकी बचती है आप उसे सॉल्व करो, है ना? आप जो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड दैट, सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड दैट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम एज 13.6, this will become 13.6 z square divided by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक्चुअली ये आएगा 13.6, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स, ठीक है? जूल्स में ये एक्सप्रेशन आएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, हाफ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 2.2, है ना, वो वॉट एवर जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा 13.6 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स। एक मन में सवाल आएगा कि सर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? उसकी एक वजह है। क्या वजह है यहाँ पर? वजह यह है कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, इस हिस्से को मैं कंबाइंडली लिख सकता हूं, दिस बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, दिस बिकम
13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया ये किस में आया, ये आया इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर लिख दीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। जैसे हम जब वजन नापते हैं, सामान लेना हो तो हम लोग किलो में नापते हैं, बड़ी यूनिट चाहिए तो किलो की जगह हम क्विंटल में नापेंगे, और बड़ी चाहिए तो हम टन्स में नापते हैं, और बड़ी चाहिए तो मेट्रिक टन्स में नापते हैं। छोटी चाहिए किलो से तो ग्राम हो गया, ग्राम से भी कम तो मिलीग्राम हो गया। उसी तरीके से ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, एज सच तो एनर्जी की आप कितनी भी बड़ी यूनिट उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है वो है किलोवाट आवर्स। सुना होगा आपने किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। जो आपके घर में बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है। आप बोलते हैं ना कि आज आपका जो यूनिट है वो 100 यूनिट आपने कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज 100 यूनिट, 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट। अब ध्यान रखिए इस बात को, अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि जूल्स में मुझे आंसर बताओ, काइनेटिक एनर्जी को मुझे जूल्स में बताओ, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी जूल्स में बताना पड़े तो जूल्स में मेरा आंसर क्या होगा, तो मैं ये क्या करूंगा कि 13.6 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बनेगा 21.76 इंटू 10 टू द पावर -19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स। ठीक है ना, तो फर्क किस चीज का, यहाँ पर फर्क है यूनिट का, कि आप किस यूनिट में बताना चाहते हैं। नॉर्मली क्या है कि ये जितने भी बोर के एक्सप्रेशंस है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ज्यादातर ये फर्स्ट वाला यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट कितना होगा, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सेकंड वाला बहुत रेयरली कभी यूज होता है जूल्स में। ऑलराइट, तो इतनी बात समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो क्या किया हमने, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ की वैल्यू डाल, हाफ तो हाफ ही होता है, मास की वैल्यू डाली 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, v की जगह पर डाला 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन होल स्क्वायर। बस सॉल्व किया, जो जो कर सकता था उसको कट किया, सॉल्व किया, राइट। और सॉल्व करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आया दैट बिकम्स 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ओके, ऑल राइट। यहाँ पर 19 लिख दीजिए, ये जो कटिंग है, कटिंग करने के बाद दिस बिकम्स 19 -19। बाकी आप आगे का सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने का काम आपका है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगला है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के बाद नेक्स्ट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। और एक बात मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी ये किस टाइप की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप की। वैसे तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था mgh पढ़ा था, लेकिन mgh जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। भाई पोटेंशियल एनर्जी बहुत टाइप की होती है, आपके अंदर एक अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, समझ रहे हो। तो याद रखना, जब भी कोई बोलता है mgh तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो चलिए लिखते हैं यहां पर, इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो चलो क्या फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यू से। वैसे तो आप किसको किसी से भी रिप्रेजेंट करो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, किसको कैसे भी दिखाओ, है ना। तो हमने यहां पर यू से दिखाया है। व्हाट इज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज 1/4 एप्सिलॉन Q इंटू क्यू। अच्छा, Q इंटू क्यू क्या होगा, ZE स्क्वायर ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज होता है ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, डिवाइडेड बाय R, यही बनेगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर डीलिंग विद द पोटेंशियल एनर्जी, आपको यहां पर साइन कन्वेंशन डालने पड़ते हैं। मतलब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिखूंगा ZE इंटू -E डिवाइडेड बाय R। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके ना। अच्छा, उसके बाद अब क्या बनेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 1/4 एप्सिलॉन। बाय द वे 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
ओके देखो, एक तो मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू आपको बताई थी 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, लेकिन आप बार बार यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू डालेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे, 4 की वैल्यू डालेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, इतना झंझट कौन करे। इससे अच्छा आप 1/4 पाई एप्सिलॉन की ही वैल्यू याद कर लो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू जेड का जेड हो गया है ना। अच्छा एक काम करता हूं ना, ये जो ई स्क्वायर है, ये जो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज द ई स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इनटू ये बन गया माइनस जेड। सबसे अच्छा है कि माइनस में स्टार्टिंग में ही ले लेता है, ये लो चलो माइनस आगे ले लेता हूं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई स्क्वायर इंटू जेड मैंने यहां पर अलग ले लिया, डिवाइडेड बाय, अब जरा नोट करो, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय आर आ रहा है आर। अच्छा यहां पर मैं आर क्या लूंगा, आर मतलब आर एन लूंगा मैं, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट विल बी डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, क्योंकि जो न्यूमरेटर जितने भी हैं वो तो सारे कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर देखो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये भी कांस्टेंट है ना। तो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था रेडियस का। एक काम करता हूं मैं सारे फॉर्मूले यहां पर लिख देता हूं, क्या क्या पढ़ा था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर बाई जेड, यही पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या पढ़ा था, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन, मीटर पर सेकंड पढ़ा था है ना। ये ऊपर वाला किस में था, ये मीटर में था, ये मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यही पढ़ा है। ओके तो चलो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू एन स्क्वायर, और ये जो z है ना देखो n स्क्वायर बाई जेड है राइट, n स्क्वायर बाई जेड है तो z ऊपर चला जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ z को हटा करके इसको ऊपर लिख देता हूं, तो ये ऊपर z स्क्वायर हो जाएगा। फिर भाई वही करूंगा, जो जो कांस्टेंट है उसको अलग ले लूंगा एंड वेरिएबल्स को अलग ले लूंगा। सो दिस बिकम्स un इक्वल टू माइनस ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये बन गया इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू ये बना जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट वैल्यू एज un इक्वल्स टू माइनस ऑफ 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही चीज अगर कोई जूल्स में पूछता तो जूल्स में क्या होगा, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको चेंज कर लो, तो -27.2 हो जाता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये बन जाता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स, ठीक है। बाकी की जो सारी कहानी है वो सेम ही रहती, बाकी की जो कहानी है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। ये क्लियर है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। एक माइनस होगा जो आपको खटक रहा होगा दिमाग में कि सर ये माइनस क्या है। सी बच्चों, माइनस यहां पर आया है, इसका मतलब है कि नेचर अट्रैक्टिव है। नेचर क्या है यहां पर, अट्रैक्टिव है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसी ताकत है, अट्रैक्टिव है। यही अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती तो समझ जाइए कि वहां पर रिपल्सिव नेचर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप दो प्रोटॉन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालेंगे तो भी पॉजिटिव निकल के आएगा, बट एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये नेगेटिव निकल के आएगा। तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग पोटेंशियल एनर्जी एज नेगेटिव, इट इज अंडरस्टूडेबल दैट दे हैव अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन। क्लियर है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन बताता है। माइनस का मतलब अट्रैक्शन, और अगर पोटेंशियल एनर्जी प्लस है तो मतलब रिपल्शन। ओके तो चलो इसका भी लिख ही लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज -27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। देखो काइनेटिक एनर्जी में भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ रहा है, दिख रहा है, राइट। एक और चीज शायद आप नोटिस कर रहे होंगे यहां पर, और वो ये है कि देखो काइनेटिक एनर्जी का जो डबल है नेगेटिव टाइम्स जो डबल है पोटेंशियल एनर्जी, वो मतलब डबल आ रहा है कि नहीं, जरा देखिए, दिख रहा है ना।
चलो दिख रहा है तो ठीक है, नहीं है तो इस पे भी आऊँगा मैं। पहले एक और लास्ट निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी। एक लास्ट निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी। तो अगला है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इन nth ऑर्बिट व्हाट इज द टोटल एनर्जी? तो भैया टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी होगी, देखो टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी भी बोला जाता है। सो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो यहाँ पर भी हम n डाल देंगे। सो क्या बन जाएगा ये, जरा देखो, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया था? 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस ये कितना था? माइनस 27.2 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट, यही था। तो ये बन जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 13.6 में माइनस 27.2 किया तो कितना आता है? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है ये आया एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, दिस इज फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी इज माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो हम यहाँ पर लिख रहे थे, इसको मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन डाल देता हूँ। दिस इज द टोटल एनर्जी। कितनी है टोटल एनर्जी? माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यही आया। अच्छा, अब नोट करो जरा, क्या जितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या उतनी ही टोटल एनर्जी है? फर्क सिर्फ इतना है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में है ना, टोटल एनर्जी नेगेटिव में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी? या फिर ये बोलो कि नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी। भाई माइनस राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है ना, एक ही बात है यहाँ पर। तो जितनी टोटल एनर्जी है उसको नेगेटिव कर दो, उतना ही काइनेटिक एनर्जी आएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो बोल रखा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल एनर्जी है 100, टोटल एनर्जी इसके पास 100, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो 100 के आगे माइनस कर दो तो माइनस 100 हो जाएगा। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाउएवर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। आप सोच के देखो, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? नो, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम तो ऑलवेज पॉजिटिव, वी स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, वेलोसिटी कभी नेगेटिव, मतलब जो वेलोसिटी है अगर वो लेट्स से कि आपने नेगेटिव लिखा भी तो वी स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि टोटल एनर्जी 100 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर आ गया, बाई चांस अगर आ गया, सामने वाला आपका इंटेलिजेंस चेक कर रहा है कि आपको कितना आता है, तो हो सकता है उसने दे दिया कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी 100 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी इस हिसाब से तो माइनस 100 होनी चाहिए। बट एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा आएगा कि टोटल एनर्जी माइनस 100 है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? प्लस 100। टोटल एनर्जी अगर माइनस 20 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? प्लस 20। ठीक है, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव। ओके, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव बट काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो ये एक चीज आ गई। दूसरी चीज, क्या आपने ये देखा, क्या आपने ये नोटिस किया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, माइनस हाफ टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा कर दीजिए, क्या काइनेटिक एनर्जी आएगा? देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस 27.2 है, दिख रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस 27.2। 27.2 का आधा कर दो, 27.2 का आधा कर दो, क्या ये 13.6 आ रहा है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दो और उसके आगे नेगेटिव लगा दो, क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए इस चीज को, है ना? ओके, तो आप चाहो तो इनको भी आपस में लिंक कर सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी के साथ लिंक किया, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी। एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के साथ लिंक करते हैं। सो टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लो, ये टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने आपस में लिंक कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट
velocity of electron in the nth orbit, kinetic energy of the electron in nth orbit, potential energy of electron in nth orbit, total energy of electron in the nth orbit। तो ये जो रिलेशंस है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं के बेसिस पे आएंगे, वो इन्हीं के बेसिस पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक फाइनल कंक्लूजन जो भी अभी तक हम लोगों ने किया, एक फाइनल कंक्लूजन जरा देख लेते हैं। सुनिए, अगर मैं ऑर्बिट बढ़ाता हूं, सपोज मैं n ऑर्बिट बढ़ाता हूं, कोई भी एक एटम कंसीडर कर लो, लेट्स से हाइड्रोजन कंसीडर कर लो, ठीक है, लेट्स से हाइड्रोजन। अगर मैं ऑर्बिट बढ़ाऊंगा तो रेडियस का क्या होगा, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस के साथ क्या होगा, क्या रेडियस बढ़ेगा, है कि नहीं। जैसे जैसे करके आप आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे करके रेडियस बढ़ता रहता है क्या, यस। तो जैसे ही आप n इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे, रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ता है लेकिन वेलोसिटी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो देखो जरा काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या था, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है कि नहीं। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किससे बना है, हाफ mv² से, हाफ m तो कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा, डेफिनेटली। तो जब आप आगे वाले ऑर्बिट में बढ़ते जाते हैं तो रेडियस बढ़ता जाता है लेकिन वेलोसिटी कम होती जाती है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर होती है। जैसे जैसे करके आप आगे ऑर्बिट में जाएंगे, वैसे वैसे करके रेडियस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा जिसकी वजह से वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है जब, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक अगर ड्रॉप होगी तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। वैसे आगे चल करके आप पढ़ोगे एक एक्सप्रेशन, आप पढ़ोगे जब आप वर्क पावर एनर्जी करोगे ना, आप एक एक्सप्रेशन पढ़ोगे कि द टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। आई थिंक सो कि ये फिजिकल वर्ल्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में कुछ लॉज ऑफ कंजर्वेशन है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके, उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कुछ कुछ वहां पर टर्म्स है कंजर्वेशन को लेकर के। उसमें एक ये भी है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही है ना। एंड अगर टोटल एनर्जी के टर्म्स में हम लोग देखें, देखिए हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स टोटल एनर्जी होता है, हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स टोटल एनर्जी होता है। तो अंदर वाले का जो टोटल एनर्जी होगा बाहर वाले के मुकाबले उसका थोड़ा ज्यादा होगा, और बाहर वाले का और ज्यादा, और बाहर वाले का और ज्यादा। आप ये मत समझिए कि हर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी सेम है, आप ये मत समझिए हर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी सेम है। हर ऑर्बिट का अपना ही एक टोटल एनर्जी है, हर ऑर्बिट का अपना ही एक टोटल एनर्जी है, और ये टोटल एनर्जी बढ़ता चला जाता है जब आप बाहर जाते जाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो ये जो है आगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो टोटल एनर्जी है ये लास्ट टू लास्ट कितनी जा सकती है, आप सोच के देखो, एटम में ये लास्ट टू लास्ट कितनी जा सकती है, ये जा सकती है 0, ये जा सकती है कितनी, 0। तो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी टोटल एनर्जी कम रहेगी, सेकंड वाले ऑर्बिट की टोटल एनर्जी थोड़ी ज्यादा, तीसरे वाले की और ज्यादा, लास्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक काम करते हैं, समझने के लिए एक हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो Z होता है वो 1 होता है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, मतलब मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ये n की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट की, ये n की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्बिट की। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो याद करो जरा, फर्स्ट ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, एक्सप्रेशन क्या था काइनेटिक एनर्जी का, दिस वाज 13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ रही है यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो भाई z की तो जगह पर 1 ही आएगा और n की जगह पर कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 13.6 को आप 4 से डिवाइड करिए, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स आएगा। तीसरे वाले को जब आप सॉल्व करेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स आएगा, n की जगह पर 3 डाल दीजिए, है ना,
तो 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, तो ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी, तो 13.6 का डबल कितना होता है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेगेटिव में इसका कितना होगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना होगा -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एंड टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उतने का ही, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का कितना आएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप यहाँ पर नोट करो तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी है वो कम है, -13.6 है ना, कम है। सेकंड ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी है -3.4 है, बढ़ गई। तीसरे ऑर्बिट की कितनी है -1.5, चौथे में जाएंगे ना तो ये समवट अराउंड -0.85 होगा। ऐसा करते 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 लास्ट टू लास्ट एनर्जी क्या होगी, लास्ट एनर्जी क्या होगी, ध्यान रखना, लास्ट एनर्जी होगी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जानते हैं ये कौन सा ऑर्बिट होगा, कौन सा ऑर्बिट होगा, ये होगा इनफाइनाइट वाला ऑर्बिट, ये होगा इनफाइनाइट वाला ऑर्बिट। टोटल एनर्जी एटम के मामले में कभी पॉजिटिव नहीं जाएगा, कभी पॉजिटिव नहीं जाएगा, ठीक है। जीरो तक आते आते समझ लो इनफाइनाइट वाला ऑर्बिट आ चुका है, और उसके बाद न्यूक्लियस की पकड़ी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का आपस में जब कोई संबंध ही नहीं है तो एनर्जी की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा चुका है। तो कभी किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी दैट कैन ऑर्बिट हैव, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी दैट कैन ऑर्बिट हैव, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0, इट विल बी द 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द मैक्सिमम एनर्जी दैट एन ऑर्बिट कैन हैव। और पूछा जाए कि विच ऑर्बिट इज दिस, तो बताइएगा कि दिस इज द इनफाइनाइट ऑर्बिट, दिस इज द इनफाइनाइट ऑर्बिट, ओके। एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी को देखो, पहले वाले ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी 13.6 है, दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी 3.4 है, कम हो गया, तीसरे वाले का 1.5 और कम हो गया। तो आगे जाते जा रहे हो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी को देखो, पोटेंशियल एनर्जी पहले -27.2 थी, फिर -6.8 हुई। तो नेगेटिव के टर्म्स में अगर देखो, नेगेटिव में कोई वैल्यू अगर कम हो रही तो एक्चुअली वो बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होती चली जा रही है। टोटल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। हर ऑर्बिट का अपना ही एक टोटल एनर्जी है, हर ऑर्बिट का, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हर ऑर्बिट का अपना ही एक टोटल एनर्जी है। और वो टोटल एनर्जी ऑर्बिट टू ऑर्बिट जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी टोटल एनर्जी, और लास्ट कितनी हो जाएगी 0 एट द इनफाइनाइट।